नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। तो दोस्तों, अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने विज्ञान शाखा को पढ़ रहे थे और विज्ञान में भौतिक विज्ञान को प्रारंभ किया था, जिसके अंदर अपने 3 से 4 अध्याय हो चुके थे। कहने का तात्पर्य है अपना जो चौथा लेसन है वो चल रहा था ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण के अपने 2 पार्ट भी इससे पहले अपने कर चुके थे साथियों, और अभी गुरुत्वाकर्षण का अपने लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। विशेष तौर पर ध्यान दें, जितने भी मेरे रेलवे के कैंडिडेट हैं, एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ एसएससी मेंस, सीजीएल और 10+2 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे ध्यान दें कि यह सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है रेलवे और एसएससी के लिए, ठीक है। इसीलिए साथ साथ नोट्स भी अपने कंप्लीट करते जाएं और जितना मैटर करवाया जाता है उसको लर्न करना। प्लस आपके पास साइंस की कोई भी बुक है, ठीक है, किसी भी आप एक पर्टिकुलर बुक का आप सहारा ले सकते हो, तो वहाँ से अपने जो क्विज़ है, जो टेस्ट है या क्वेश्चन है, वहाँ से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और डेली आपके साइंस के क्वेश्चंस और प्लस कुछ स्टैटिक्स जीके के जो क्वेश्चन है आपके, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाइए और वहाँ से आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मैथ्स बाय रमन सर, ठीक है। इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों। तो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप ऐड हो सकते हैं, जिसके अंदर कल से ही डेली आपको जीके और जीएस दोनों के नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपके लिए क्विज टेस्ट, ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी गत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है साथियों। तो इतना सा आपके लिए प्रयास है, छोटा सा, तो आप इसको अचीव कीजिए। चलो, आज अपने ग्रेविटेशन लेसन का 3rd पार्ट करने जा रहे हैं साथियों, और ये लास्ट पार्ट है। और अपना छोटा सा इसके अंदर भाग बच गया था, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे थे, और ग्रेविटेशन के अंदर आज अपना लास्ट पार्ट है, पार्ट 3rd। देखिए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात आज अपने जो पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। कैसे, क्या बात पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। व्याख्या क्या है? व्याख्या ये है मेरे प्यारे साथियों कि 2 प्रकार की बातें सामने आई। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था सैटेलाइट को, उपग्रह को पढ़ा, और जिसके अंतर्गत मैंने आपको उपग्रह का सिद्धांत पढ़ाया और 2 प्रकार के उपग्रह पढ़े, ठीक है। 2 प्रकार के कौन कौन से उपग्रह? एक तो पढ़ा साथियों प्राकृतिक उपग्रह और एक पढ़ा कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह के अंतर्गत अपनी यह बात पढ़ी कि प्राकृतिक उपग्रह जो होता है, ऐसा उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर, या ऐसा पिंड जो ग्रह के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, सैटेलाइट कहलाता है। जैसे पृथ्वी, अर्थ, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण। ओके साथियों, चलो आगे अपने बात करते हैं। एक विशेष तौर पर एक व्याख्या सामने आई, एक सिद्धांत सामने आया कि जो सूर्य है, जो सन है, वो किस प्रकार की गति करता है। पहली बात, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो किस प्रकार की गति करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है कि सूर्य सभी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, या सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं? अभी तो हमें पता है, ये छोटी छोटी बातें अपने काफ़ी समय से पढ़ते आए हैं, लेकिन आज से अगर बात करें 19वीं शताब्दी की, तो उस समय के लोगों को इस बारे में कोई भी वास्तविक ज्ञान नहीं था। तो इसके बारे में सर्वप्रथम जो व्याख्या दी वो दी केपलर, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जोहान्स केपलर। इन्होंने सर्वप्रथम ग्रहों के गति से संबंधित नियमों को प्रतिपादित किया। देखिए कौन कौन से नियम थे। मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे जोहान्स केपलर ने, जो किनसे संबंधित थे? ग्रह गति के नियमों से संबंधित थे। यहां लिख सकते हैं केपलर के ग्रह गतीय नियम,
केपलर के ग्रह गतीय नियम। दोस्तों ग्रह गतियों के नियम से संबंधित इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे, 3 नियम प्रतिपादित किए थे और उनमें से सबसे पहला जो नियम था उसे कहा गया केपलर का प्रथम नियम, या अपने इसको कहते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत। देखो साथियों, नाम से ही पता लग रहा है कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत, कि इन्होंने कुछ ऐसी बात कही होगी, कुछ ऐसी बात बताई होगी विज्ञान के अंतर्गत जिससे अपने यह साबित होता है, ठीक है, कि जो सूर्य है साथियों वो सौर मंडल के किसी केंद्र पर स्थित है। सूर्य केंद्रित का मतलब सूर्य केंद्र में स्थित है और बाकी अन्य ग्रह हैं वो इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर। जैसे अपने पढ़ सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो केंद्र में स्थित है और बाकी सभी जो ग्रह हैं साथियों वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलिप्स शेप के अंदर, इलिप्स शेप मैंने पढ़ाई थी आपको, ठीक है, चपटी सी आकृति। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगा रहे हैं, बाकी सभी जो ग्रह हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य है वो कहीं ना कहीं इस दीर्घ वृत्त की नाभि पर स्थित है, या कह सकते हैं केंद्र पर स्थित है, और इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो जोहान्स केपलर की इस व्याख्या ने यह तो साबित कर दिया कि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जो सन है, जो सूर्य है, वो एक नाभि पर स्थित है और बाकी सभी ग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आई सर, ठीक है ना। चलो, प्रथम नियम इन्होंने बता दिया जो ग्रह की गति से संबंधित नियम था। अब बात कर रहे हैं अपने द्वितीय नियम की। देखिए साथियों, द्वितीय नियम को कहा गया क्षेत्रीय नियम या क्षेत्रीय वेग का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय वेग का नियम कहा गया, या आप इसे केपलर का द्वितीय नियम भी कह सकते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ केपलर, केपलर का द्वितीय नियम। क्षेत्रीय नियम कहा गया या क्षेत्रीय वेग का नियम क्या कहा गया, तो किस प्रकार से, देखिए इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत एक व्याख्या प्रस्तुत की। कैसी व्याख्या प्रस्तुत की? ये कहते हैं कि जो सूर्य है, जैसे मान लीजिए अपने एक दीर्घ वृत्ताकार आकृति प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसी आकृति, और जिसके अंदर कहा गया कि जो सूर्य है वो एक केंद्र पर स्थित है, और यहाँ मान लीजिए दोस्तों एक ग्रह है, एम मॉस का एक ग्रह है, प्लैनेट है पी, जो क्या कर रहा है, इसके चारों ओर v वेग से चक्कर लगा रहा है दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में। तो केपलर कहते हैं कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है, या इनके बीच की दूरी क्या होगी प्यारे साथियों, r ले सकते हैं, या ये रेखा है। कहने का तात्पर्य एक कल्पना कर रहे हैं, एक काल्पनिक रेखा मानी इन्होंने, और यह कह रहे हैं कि सूर्य और ग्रह के मध्य जो रेखा है, या सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली जो रेखा है, वो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। कि मान लीजिए अगर ग्रह गति करता हुआ इस अवस्था में आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो केपलर कहते हैं कि समान समय के अंदर उतने ही समय में उतना ही क्षेत्रफल पार करेगा ये। अब ये जो पार्ट है आपका हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, ये क्षेत्रफल को इंडिकेट करता है, एरिया ए को इंडिकेट करता है। तो क्षेत्रीय वेग का नियम कहा गया। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली जो रेखा है, यह समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। दोबारा सुन लीजिए, समान समय में समान क्षेत्रफल या क्षेत्र पार करती है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर यह समान समय में समान क्षेत्रफल पार करेगी, तो समान ही समय और समान ही क्षेत्रफल कब पार होगा? यदि इस प्लेनेट का क्या समान होगा? वेग। भाई अगर प्रारंभ के अंदर यह प्लेनेट 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, या इतने वेग से चलना प्रारंभ हुआ, तो आगे भी
इतने ही वेग से चलेगा तभी तो समान क्षेत्रफल पार होगा। अगर थोड़ा सा वेग ज़्यादा हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो प्यारे साथियों ये क्षेत्र बढ़ नहीं जाएगा क्या? क्योंकि जितनी स्पीड बढ़ेगी तो ग्रह यहाँ आ जाएगा उतनी स्पीड में। तो अब देख लो, अब ये क्षेत्रफल इससे ज़्यादा हो गया ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समान समय में समान क्षेत्रफल जब पार करेगी यह मिलाने वाली रेखा, तो वेग जो होगा, क्षेत्रीय वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा? नियत। तो dA/dt इज इक्वल टू नियत। यहां से एक समीकरण सामने आई जो इस प्रकार थी, dA डिफरेंस ऑफ एरिया डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात नियत। ठीक है, कि समान समय के अंदर वो रेखा क्या करेगी? समान क्षेत्रफल पार करेगी, अर्थात उसका क्षेत्रीय वेग जो होगा वो क्या होगा प्यारे साथियों? नियत होगा, एक जैसा रहेगा। इसीलिए क्षेत्रीय वेग का नियम भी कहा गया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये था केपलर का द्वितीय नियम। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केपलर के तृतीय नियम के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दें प्यारे साथियों, क्या बात कही जा रही है। तृतीय नियम को परिक्रमण काल का नियम भी कहा जाता है। परिक्रमण काल का नियम भी कहा जाता है, या आप इसे तृतीय नियम भी कह सकते हैं। तृतीय नियम भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए प्यारे साथी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह है दोस्तों, वो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, और जो परिक्रमा कर रहा है उसका परिभ्रमण या परिक्रमण काल जो है, अर्थात परिक्रमा करने में या चक्कर लगाने में लगा समय परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, रोटेट टाइम। तो परिक्रमण जो काल है वो मान लीजिए t है। इस परिक्रमण काल का वर्ग, इस परिक्रमण काल का वर्ग और सूर्य और उस ग्रह के मध्य जो दूरी है, या कह सकते हैं औसत दूरी, सूर्य और उस ग्रह के मध्य जो औसत दूरी r है, उसका घन, घन का मतलब क्यूब, एक दूसरे के प्रिपोर्शनल होते हैं या समानुपाती होते हैं। फिर से सुन लीजिए, थ्योरी क्या कही, इस सिद्धांत की थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी यह कहती है कि उस ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय, अर्थात परिक्रमण काल t, और इसका वर्ग कर दिया जाए, अर्थात स्क्वायर। और सूर्य और ग्रह, ये मान लीजिए सूर्य है और ये ग्रह, इनके मध्य जो दूरी r है, जो औसत दूरी r है, इसका क्यूब, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं प्यारे साथियों। यह बात कही तृतीय नियम के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब किस नियम के आधार पर है या किस नियम को प्रस्तुत करता है? तो कह सकते हैं परिक्रमण काल के नियम को प्रस्तुत करता है या केपलर के तृतीय नियम को प्रतिपादित करता है। ध्यान दीजिए, इतनी बात समझ में आई क्या? इसे कहा गया केपलर के ग्रह गतीय नियम, जो 3 प्रकार से थे, अर्थात केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियमों को प्रतिपादित किया था, जो इस प्रकार थे। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, एक छोटा सा पॉइंट आता है, इसको ध्यान से समझ लेना। पलायन वेग, पलायन वेग इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग क्या होता है साथियों? देखिए, पलायन वेग को समझने के लिए एक छोटी सी बात समझते हैं सबसे पहले, कि ये मान लीजिए एक अर्थ है, प्लेनेट है पृथ्वी, अर्थ ही ले लेते हैं, अपना ही प्लेनेट ले लेते हैं, पृथ्वी। ठीक है साथियों, और पृथ्वी की ये बाहरी सतह, पृथ्वी की ये बाहरी सतह जो इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को फेंका जाए, नॉर्मली अपने किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो क्या आ जाती है? पृथ्वी की सतह पर। लेकिन ये कहता है कि आप किसी भी वस्तु को, m मास के ऑब्जेक्ट को या m मास की बॉडी को पृथ्वी की सतह से इस कदर फेंकिए, इस प्रकार फेंकिए कि वह लौटकर वापस पृथ्वी पर ना आए। सर ये क्या मैजिक है? ऐसा कैसा फिनोमिना है? ऐसा कैसा इफेक्ट है? ये कैसा प्रभाव है? बिल्कुल एग्जैक्ट प्रभाव है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी सतह से किसी वस्तु को या
ऐसे न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए जो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाए, गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए। अगर गुरुत्व क्षेत्र को पार करगी तो प्यारे साथियों वो वस्तु है वो वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। ये ग्रेविटेशन फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड है जो क्या करता है, वापस अपनी सतह पर वस्तु को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वस्तु पुनः अपनी वापस कंडीशन पर आ जाती है। लेकिन अगर ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चलेगी, उसके क्षेत्र से, उसके एरिया से बाहर चलेगी, तो प्यारे साथियों स्वाभाविक सी बात है वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करेगा। और जब गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करेगा, प्यारे साथियों ग्रेविटेशन कार्य नहीं करेगा, तो पृथ्वी पर वस्तु पुनः आएगी कैसे, अर्थात वो गुरुत्व क्षेत्र पार कर जाएगी और वापस सतह पर नहीं आएगी। इस न्यूनतम वेग को कहते हैं उस वस्तु का पलायन वेग। ध्यान दीजिए फिर से। अब एक थ्योरी और सामने आई, एक चीज और सामने आई कि सर यह गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड क्या है। चलो ग्रेविटेशन फील्ड को समझ लेते हैं। देखिए प्यारे साथी, मान लीजिए ये कोई प्लेनेट है P, ठीक है। यहां से किसी वस्तु को फेंका, ये वस्तु नीचे आई। नीचे क्यों आई, क्योंकि इस पर एक फोर्स कार्य किया जिसे कहा गया गुरुत्वाकर्षण। तो प्यारे साथियों गुरुत्वाकर्षण क्यों कार्य किया, क्योंकि यह वस्तु एक बल का अनुभव कर रही थी जो पृथ्वी लगा रहा था, जो पृथ्वी एक बल लगा रहा था, एक फोर्स लगा रहा था इस वस्तु पर, और यह एक बल का एहसास कर रही थी जिसकी वजह से अट्रैक्ट हुई पृथ्वी के द्वारा और पृथ्वी की सतह पर आ गई, ठीक है। तो वह क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जिस पर कोई वस्तु क्या करती है, गुरुत्व बल को महसूस करती है, गुरुत्व बल का अनुभव करती है, ऐसा क्षेत्र ग्रेविटेशन फील्ड कहलाता है, गुरुत्व क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों ध्यान रख लेना बात को, ठीक है। जैसे फिजिक्स के अंदर अपने मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे चुंबकत्व, और वहां आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक क्षेत्र, ठीक है। वैसे ही ग्रेविटेशन फील्ड, गुरुत्व क्षेत्र। तो इतनी बात समझ में आई क्या। तो अपने पलायन वेग को पुनः कैसे परिभाषित करेंगे प्यारे साथियों, यह कह सकते हैं कि वह न्यूनतम वेग जिस वेग से फेंकी गई वस्तु है वो पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र पार कर जाए और पुनः लौटकर पृथ्वी पर न आए, ऐसा वेग क्या कहलाता है, पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VE से। E का मतलब एस्केप वेलोसिटी, √2GE कैपिटल R। कैपिटल R मतलब पृथ्वी की रेडियस। वैसे तो पृथ्वी की रेडियस सभी को पता होगा, त्रिज्या क्या आती है, R = 6.4 × 10⁻6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, 6.4 × 10⁻6 मीटर, इतनी पृथ्वी की रेडियस होती है या उसकी त्रिज्या है। तो G का वैल्यू तो अपने को पता ही होता है, 9.8 रहता है, गुरुत्व त्वरण G मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो G की वैल्यू रखेंगे, R अपने पास है पृथ्वी की रेडियस, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो पृथ्वी का क्या आ जाएगा अपने पास, पलायन वेग आ जाएगा, और जो कितना होता है VE = 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्यान देना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो वेग होता है प्यारे साथियों, वो होता है किसका, पृथ्वी का पलायन वेग। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर कि आप वस्तु को इतने वेग से फेंकिए कि एक सेकंड के अंदर वो 11 किलोमीटर ऊंचाई पार कर जाए। अगर ऐसा हो गया ना, एक सेकंड के अंदर आपने 11 किलोमीटर ऊंचाई तक फेंक दी किसी वस्तु को, तो वास्तव में वो अपना ग्रेविटेशन फील्ड है वो पार कर जाएगी और पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। रॉकेट जो सिद्धांत है, रॉकेट का जो प्रिंसिपल है इसी बेसिस पर कार्य करता है। अभी हाल ही की खबरों के अंदर आपने SpaceX के द्वारा फाल्कन 9 सुना होगा। फाल्कन 9 जो SpaceX है, अमेरिका की प्राइवेट जो एजेंसी है, ठीक है, US की, वो लॉन्च कर रही है, ठीक है, और जिसकी सहायता से 60 सैटेलाइट हैं, 60 सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी की कक्षा पर गमन करेंगे दूर संचार माध्यम की सुविधा हेतु, ठीक है, नेट की सुविधा हेतु, ठीक है। फाल्कन 9 भेजा जा रहा रॉकेट, ठीक है ना। तो उसकी क्वालिटी क्या है, अन्य उपग्रहों की वजह से, अन्य रॉकेटों की तुलना में उसकी क्वालिटी ये है कि वो पृथ्वी से जब लैंड करेगा यहाँ से, ठीक है, पृथ्वी से जब वो रवाना होगा तो वापस पुनः पृथ्वी पर भी आएगा वो, ठीक है, कि अपना वो कार्य करके, ठीक है, वहाँ 60 सैटेलाइट छोड़कर पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में पुनः क्या होगा, पृथ्वी की जमीन पर लैंड होगा।
ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अन्य जो रॉकेट हैं वो एक बार जब यहाँ से रवाना हो जाते हैं तो पुनः वो क्या है, पृथ्वी की सतह पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, 1 सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर की न्यूनतम वेग से जाते हैं। ठीक है साथियों, तो यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं, एक छोटा सा फैक्ट और बता देता हूं, चंद्रमा का बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा का प्लान वेग कितना होता है प्यारे साथियों। मून का, चंद्रमा का प्लान वेग, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, चंद्रमा का प्लान वेग प्यारे साथियों होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि 1 सेकंड के अंदर चंद्रमा पर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर फेंक देंगे ना वस्तु, तो वो चंद्रमा के ग्रेविटेशन फील्ड से पार हो जाएगी, अर्थात चंद्रमा पर लौट कर नहीं आएगी। ये चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी है। तो कितना गुना हो गया अभी पृथ्वी की तुलना में, या पृथ्वी का कितने गुना होगा इसकी तुलना में, मल्टीप्लाई 6, कि 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 11.2 अप्रोक्सीमेट 12 भी हो गया ना, लगभग 12 के। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि चंद्रमा की तुलना में जो पृथ्वी का प्लान वेग है वो 6 गुना है प्यारे साथियों। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो 6 गुना प्लान वेग से फेंकनी पड़ती है पृथ्वी पर वस्तु, तब वो उसका ग्रेविटेशन फील्ड है वो पार करती है। ठीक है ना, तो ये होगी प्यारे साथियों महत्वपूर्ण बात। लास्ट टॉपिक का अपना लास्ट पॉइंट रह गया था, लास्ट बिंदु रह गया था, महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, यहाँ से भी छोटे मोटे प्रश्न आपके बनने की संभावना परीक्षा के अंदर रहती है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। तो साथ साथ वीडियो को कंटिन्यूटी देखें, नोट्स भी क्रिएट करते चलें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, 4th चैप्टर। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो लेसन है वो करेंगे अपने टाइम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।